स्लो लर्नर्स उन बच्चों को कहते हैं जिनकी सीखने की स्पीड अपने उम्र के बाकी बच्चों से स्लो होती है, यानी कि वो जो कोई भी काम सीखते हैं वो थोड़ी स्लो स्पीड में सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्लो लर्निंग होना कोई बीमारी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बल्कि ये लर्निंग प्रोसेस जो हम करते हैं, बच्चे सीखते हैं, उसकी स्पीड या पेस को बताता है। तो बच्चा इसमें सिर्फ एकेडमिक से मतलब नहीं है, वो जो भी काम करेगा वो थोड़ा स्लो करेगा अपने उम्र के बाकी बच्चों से। स्लो लर्नर्स को कैसे पहचानें, इनकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, सिम्टम क्या हैं, या फिर आप इन पे थेरेपी क्या क्या और कब करेंगे, ये सारी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो उनका डेली रूटीन क्या होगा, सुबह से रात तक सोने से पहले तक उनको हम किस तरह से स्ट्रक्चर्ड प्लान दें। स्लो लर्नर बच्चों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे उनको पता चलता है कि अब आगे क्या करना है, उनके सीखने में स्टेबिलिटी आती है, जो उनका लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने की प्रक्रिया है वो उनके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल रूटीन होता है। तो इस तरह से बच्चा जो भी सीखता है उसको पता होता है कि उसको आगे क्या करना है, कैसे करना है, और आप देखेंगे कि जो उनकी लर्निंग है धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। तो यहाँ पे हम उनके रूटीन को 4 भागों में डिवाइड करके समझेंगे, यानी मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून का रूटीन, इवनिंग एंड नाइट। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन यानी सुबह का समय, जो कि जागने और उनके रेडी होने का समय है। तो बच्चे को आप जब भी जगाएं बहुत आराम से जगाएं। सुबह सुबह ही अगर आप बहुत चिल्लम चिल्ली करने लगेंगे तो बच्चे में एक स्ट्रेस पहले ही सुबह उठते ही आप में भी और बच्चे में भी दिखाई देने लगता है। तो बच्चे को थोड़ा टाइम दें कि वो सो के उठ पाएँ, क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है और शायद हमारे जगाने के तरीके से भी कई बार बच्चों को इसका फ़र्क पड़ता है। तो जो मॉर्निंग रूटीन है उसको आप बच्चे को आराम से उठाएं, उसके बाद ब्रश करना, चेहरा धुलना, डेली टॉयलेट रूटीन को फॉलो करना, इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं टिप्स ये देना चाहूँगी कि बच्चे को पूरा प्रॉपर टाइम दें, ताकि उनको एक जल्दबाजी ना हो और हड़बड़ी में वो चीज़ों में झल्लाहट ना हो, टेंट्रम्स ना करें, गुस्सा ना करें। इसलिए जो 1 घंटे का पूरा सुबह का टाइम है बच्चों को आपको सेल्फ केयर में उनको देना होगा और सिखाना पड़ेगा कि अपना काम उन्हें कैसे करना है। अगर बच्चा बातचीत कर लेता है, यानी उसमें स्पीच है, तो आप उसको बोल के या करके दिखाएं। और अगर बच्चा नॉन वर्बल है या समझने की दिक्कत है, कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे विजुअल शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठ के पहले उन्हें ब्रश करना है तो ब्रश करने का फ्लैश कार्ड दिखाएं बच्चे को, उसके बाद चेहरा धुलना है, उसके बाद नहाना है, उसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग की। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको विजुअल शेड्यूल के थ्रू दिखाएंगे तो बच्चे में प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी और वो समझ पाएंगे। उसके बाद आता है 8 से 10 का टाइम सुबह का, जो कि ब्रेकफास्ट या स्कूल प्रिपरेशन का टाइम हो सकता है। बच्चे को जब ब्रेकफास्ट उसका बनाए तो उसको आप साथ में इन्वॉल्व करें, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं बच्चे को उसमें पूरी हेल्प लें, कि प्लेट लगाना, नाश्ता सर्व करना। इस तरह से बच्चे में इंडिपेंडेंस आती है और वो ये सीखते हैं कि किस तरह से आपको हेल्प करना है। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसको स्कूल का बैग लगाना खुद दें, उसे पहले से बताएं कि बैग में टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। और अगर बच्चा स्कूल प्रिपरेशन खुद से करना सीखता है तो वो भी इंडिपेंडेंट होता है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर पे है, तो आपको वो टाइम उनको फ्री प्ले का टाइम या हॉबी टाइम देना होगा। जो सुबह के 2 घंटे हैं, बच्चा जो भी करना चाहे आपके साथ वो कर सकता है, आराम से जो भी खेलना चाहे वो खेल सकता है। नेक्स्ट हमारा दोपहर का जो टाइम है, यानी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का, वो स्ट्रक्चर लर्निंग टाइम होना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो स्कूल का स्ट्रक्चर फॉलो करें, और अगर बच्चा घर पे है तो आपको जो उनका लर्निंग टाइम है उसको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। उसको आप 2 चीज़ों में बांट सकते हैं। पहला जो एकेडमिक सेशन 1 होगा और दूसरा एकेडमिक सेशन 2 होगा। एकेडमिक सेशन 1 में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको कुछ लर्निंग का सब्जेक्ट दें, जैसे हिंदी, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं या फिर मैथ। उसको आप 20 से 25 मिनट का टाइम दें वो करने के लिए, जो भी आप उसको वर्कशीट के थ्रू सिखाना चाहें या कुछ वर्क देके, और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर दें। सो ये एक सब्जेक्ट के हिसाब से हो गया। और जो दूसरा एकेडमिक सेशन है वो उसका हॉबी या प्ले टाइम, जिसमें स्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम हम बोलते हैं, वो होना चाहिए। जैसे कि उसमें आप क्राफ्ट दे सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज़ हैं उनको आप एकेडमिक सेशन 2 में रखिए, और वो भी एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के थ्रू होना चाहिए। इसमें मैं ये टिप देना चाहूँगी आपको कि जब भी आप बच्चे का स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टाइम प्लान करें या उसको लर्निंग सेशंस दें, तो वो मल्टी सेंसरी अप्रोच ज़रूर उसमें होना चाहिए, जिसमें कि आप विजुअल शेड्यूल के द्वारा या चित्रों के माध्यम से दिखा के, जिनकी हम बात करते हैं, फ्लैश कार्ड से दिखा के, ऑडिटरी लर्निंग और काइनेस्थेटिक लर्निंग, इन तीनों का मेल होना चाहिए ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएँ।
इस तरीके से जब आप उन्हें सिखाएंगे तो बच्चे के लिए ईजी हो जाएगा उन कॉन्सेप्ट्स को समझना। तीसरा जो टाइम आता है वो इवनिंग टाइम हम रखते हैं 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक का। इसमें अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसके वापसी का टाइम होता है, तो आप उसमें स्नैक्स वगैरह लंच जो भी आप देना चाहते हैं उसको दें। अगर वो थोड़ी देर का नैप लेना चाहता है या आराम करना चाहता है, या घर में जो बच्चे हैं उनका भी एक टाइम आपको आधे घंटे का कम से कम नैप टाइम देना चाहिए, जिससे उनकी जो सुबह की एनर्जी थी वो रिस्टोर हो पाए और उनको मौका मिले दोबारा उसको नई चीज़ों को प्रोसेस करने का। इसमें आप स्कूल गोइंग बच्चे को उनकी होमवर्क करने में मदद करें, उनके होमवर्क को छोटे छोटे भागों में बांटें, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा काम कराएंगे, 10-10 मिनट का ब्रेक देंगे तो बच्चा उस चीज़ों को आराम से कंप्लीट कर पाएगा। इसके बाद उनके खेलने का समय है, एक्टिविटी पार्क में करा सकते हैं या कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटी करा सकते हैं। इससे बच्चे में स्टेबिलिटी आती है और फिजिकली एक्टिव होने से उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, उनकी एनर्जी चैनलाइज होती है। तो स्ट्रक्चर्ड प्ले कोशिश करें कि आप उनके जो प्ले टाइम है उसको भी स्ट्रक्चर्ड करें, ये नहीं कि कुछ भी वो खेल रहे हैं और फिर उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो जो इवनिंग का टाइम है वो मिनिमम कम से कम फिजिकल एक्टिविटी के लिए 1 घंटा देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बच्चा सुबह से घर पे ही था, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उनका हॉबी टाइम या फ्री प्ले टाइम होना चाहिए, जिससे बच्चे अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वो जो भी उनका मनपसंद काम हो उसको वो कर सकते हैं शाम के टाइम। इसके बाद आता है जो शाम को 7 से 8 के बीच का टाइम है, डिनर का टाइम। कोशिश करें कि बच्चे को डिनर बनवाने में या उनको सर्व करने में उनकी हेल्प लें, ताकि वो इंडिपेंडेंट स्किल्स सीख पाएँ। सेल्फ केयर स्किल्स ईटिंग में भी आती है कि कैसे खाना लगाना है, कैसे उनको देना है, सर्व कैसे करना है, उनको खाना कैसे है, उसके बाद उसकी बाद की जो प्रिपरेशन है वो कैसे होनी चाहिए। तो इन सब में आपको बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए। लास्ट में जो हमारा टाइम आता है 8 बजे के बाद, वो है नाइट टाइम या बेड टाइम। हम लोग अक्सर इस वाले टाइम को इग्नोर कर देते हैं, जब मन होता है बच्चे तब सोते हैं, जैसे मन होता है, वो रूटीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बेड टाइम को प्रॉपर रूटीन में फॉलो करना बहुत अच्छा होता है इन बच्चों के लिए, और वो प्रेडिक्टेबल बनते हैं अपने कामों को लेके। तो रात में सोने से पहले उनको सेल्फ केयर स्किल जैसे ब्रश करना, हाथ मुंह धोना, इस तरह से प्रॉपर सेल्फ केयर को सिखाना। उसके बाद अगर बच्चा स्कूल जाता है तो अपना बैग लगाना, बच्चा घर पे खेल रहा है तो अपने खिलौनों को समेट के उनके पर्याप्त जो भी उन्होंने जगह बनाई है आपने उस जगह पे रखना, अपने कपड़ों को कैसे पहनना है, रात में सोने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, इन सबको सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बच्चा अगर सोने से पहले कहानी सुनता है आपसे, तो वो एक बहुत ही अच्छा डेली रूटीन है, क्योंकि इससे बच्चे कम्युनिकेशन का इम्प्रूव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सोशल कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बच्चे में इमोशनल सोशल जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सो अगर बच्चा सुनता है आपसे कहानी तो उसको सुन के, और पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ के बताएं। इन सब चीज़ों से बच्चा क्वालिटी टाइम आपके स्पेंड करता है और उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ आप ज़रूर देखेंगे अगर इस रूटीन को फॉलो करेंगे। कोशिश करें कि बच्चे को डेली एक फ़िक्स टाइम पे सुलाएं, ये हैबिट बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी बच्चों में प्रेडिक्टेबिलिटी आती है और उनका नींद का जो साइकिल है वो पूरा प्रॉपर क्वालिटी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चा जितना अच्छा क्वालिटी स्लीप लेगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, उसकी लर्निंग स्ट्रांग होगी, उसकी जो पेस ऑफ लर्निंग है वो तेज़ होगी, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। इसलिए कोशिश करें कि जितने भी मैंने आपको रूटीन बताए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लो लर्नर बच्चों पे ही करें। आप अगर नॉर्मल बच्चों के साथ भी, जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, घर पे, उनको भी स्ट्रक्चर रूटीन अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो बच्चा आप पे कम डिपेंडेंट होगा और वो खुद से अपनी केयर करना सीखेगा और वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगा। अपने डिसीजंस को लेके डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्ट्रांग होगी, उनका लर्निंग इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से बच्चों को स्ट्रक्चर रूटीन सुबह से लेकर रात तक ज़रूर फॉलो करना सिखाएं। इन सब के साथ मैं कुछ एडिशनल टिप्स आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो भी रूटीन बनाएं वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें। ये जो मैं बता रही हूँ ये हर बच्चे का सीखने का स्पीड अलग है, उनका फैमिली इन्वायरमेंट अलग है, उनका पूरा जो कल्चर बैकग्राउंड सब अलग है। तो आप अपने घर के हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से जो उसके लिए इजी हो उस तरह का रूटीन फॉलो करें। किसी को देख के या कहीं से पढ़ के अगर आप रूटीन बना रहे हैं तो ये मुश्किल होगा। तो आपके बच्चे में जितनी एबिलिटी है, जितना स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसको ध्यान में रख के उसका रूटीन स्ट्रक्चर करें, फॉलो करें। तब यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कुछ भी बनाने या उसको फॉलो करने में। दूसरा, उसको पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दें। जो भी काम करें उसमें आप जब तक पॉजिटिव फीडबैक नहीं देंगे, रेगुलर फीडबैक नहीं देंगे, बच्चे में मोटिवेशन नहीं आएगा। और सबसे लास्ट में अपना खुद का ख्याल रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को बच्चों को सिखाने के लिए।